और आइए अब बात करते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बहुत बड़ी चूक की। जी हां, कल पीएम मोदी के पंजाब के फिरोजपुर में रैली होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा में चूक की वजह से इस रैली को रद्द करना पड़ा। दरअसल पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए निकले थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के काफिले का रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। और इस मामले में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से अब रिपोर्ट तलब कर ली है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बीते 7 साल में जो कभी नहीं हुआ, वो बुधवार को पंजाब में हुआ। जी हां, पीएम मोदी की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक हुई, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक हुसैनीवाला बॉर्डर के पास फ्लाईओवर पर फंसा रहा। देखिए, ये तस्वीरें पीएम मोदी के काफिले की हैं। काफिला एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका हुआ है। इस गाड़ी में पीएम मोदी बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाहर एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो सुरक्षा में खड़े हैं। दूसरी तस्वीर में भी पीएम मोदी अपनी गाड़ी में सवार हैं, जबकि एसपीजी कमांडो मोर्चा संभाले हुए हैं और पीछे दूर तक सिर्फ गाड़ियों का काफिला ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो जैसे हड़कंप मच गया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है एसपीजी कमांडो के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान भी फ्लाईओवर पर खड़े हैं। क्यों हुई पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक? बुधवार को पीएम मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी थी, जिसमें पीएम मोदी कई परियोजनाओं की घोषणा करने वाले थे, जिसके लिए पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से पीएम मोदी को हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचना था। पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही राज्य सरकार को सूचना दी गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से सफर संभव नहीं था। गृह मंत्रालय के जारी किए बयान के मुताबिक बारिश और खराब दृश्यता के कारण पीएम ने लगभग 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो ये तय किया गया कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब में पहला दौरा था। पंजाब भाजपा की तरफ से पहली रैली की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जैसे ही पंजाब में आते हैं, फिरोजपुर रैली में उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों की तरफ से रोक लिया जाता है। इस वक्त हम उसी फ्लाईओवर पे खड़े हैं जहां प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोका गया। किस कारण में रोका गया? मेरे साथ तरुणपाल जी, क्या आप थे यहाँ और क्या हुआ था उस वक्त? जी, मैं अपने निजी कारणों से जलंधर से यहाँ फिरोजपुर आज ट्रैवल कर रहा था, तो यहीं नज़दीक ही शायद कहीं रैली हो रही है। तो जब हम ट्रैफिक में फंसे तब तक मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा हम रुक चुके थे। उतर के जब तक गाड़ियों तक पहुँचे तो लोगों ने, जो पहले फंसे होते, उन्होंने ये बताया कि आगे किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि वो किसान नहीं थे, ये किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। अगर किसान होते तो वो मोदी जी की जहाँ रैली है वहाँ जाते, उन रास्ते पे उनका काफिला क्यों रोकते? इसके बाद पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए निकल पड़ा, लेकिन हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को रोक रखा था, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला आगे नहीं बढ़ सका और पीएम 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? पीएम मोदी की सुरक्षा और हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने काफिले के साथ बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौटने का फैसला किया।
जिसके बाद पीएम मोदी फिरोजपुर में रैली स्थल पर जाने के बजाय हुसैनीवाला बॉर्डर से सीधे बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और फिर यहां से दिल्ली। उधर न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर अफसरों से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। वाकई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी लापरवाही है। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक पीएम मोदी के सड़क मार्ग से जाने की सूचना पंजाब सरकार और DGP को दी गई थी। वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही काफिला निकला था कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। हालांकि इस आरोप के जवाब में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी के रूट के बदलाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, जिस वजह से SPG और पुलिस के बीच कम्युनिकेशन गैप हुआ और काफिला हुसैनीवाला के पास फंसा रहा। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनीवाला, जो हमारा शहीद स्मारक है, और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के मुताबिक जब पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा था, तब पंजाब के CM चन्नी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी समाधान करने से इनकार कर दिया। JP नड्डा ने ट्वीट कर कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उन्हें व्यथित करेगी। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा कि पीएम मोदी की फिरोजपुर में होने वाली रैली में लोग पहुंचे ही नहीं थे और उनकी रैली एक फ्लॉप शो थी, जिसका ठीकरा पंजाब सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है। यहाँ तक रैली का रद्द होने का सवाल है, क्योंकि बीजेपी से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए और रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया, हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी। अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं, वो प्रॉब्लम जरूर हुई है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों को भारी गुस्सा है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा में चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में रैली नहीं कर पाए। इस बीच गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक ने जहां पूरे देश को चिंता में डाल दिया, वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़े भी पूरे देश को डरा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में कोरोना की रफ्तार 2 गुना से 9 गुना तक बढ़ चुकी है। और इतना ही नहीं, कोरोना के इस रफ्तार के पीछे मौजूद R वैल्यू भी विशेषज्ञों को डरा रही है और जानकारों के
मुताबिक अगर अब भी हालात नहीं सुधरे तो पिछले साल से भी ज्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। कोरोना केस में न सिर्फ उछाल आया बल्कि यह आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। साल 2021 में बेकाबू हुए हालातों से घबराई सरकारें नियम कायदों और सुरक्षा उपायों की पूरी तैयारी करने में जुटी हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही है। एक तरफ लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखने के बाद देश में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं राजधानी दिल्ली में तो 5वीं लहर का ऐलान कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक मंगलवार को 24 घंटे के दौरान देश में 58,097 नए कोरोना मामले आए, जबकि 534 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सोमवार को कोरोना से 124 मरीजों की मौत हुई थी, यानी सिर्फ 24 घंटों के अंदर मौत के आंकड़े 4 गुना तक बढ़ गए। देश में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले एक सप्ताह में कोरोना के मामलों में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 28 दिसंबर 2021 9,195 केस, 29 दिसंबर 2021 13,154 मामले, 30 दिसंबर 2021 16,764 मामले, 31 दिसंबर 2021 22,725 केस, 1 जनवरी 2022 27,553 केस, 2 जनवरी 2022 33,750 केस, 3 जनवरी 2022 37,379 केस, 4 जनवरी 2022 58,097 मामले। आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के आखिरी दिनों में कोरोना मरीजों की गिनती जहां 9,000 के करीब थी, वहीं नया साल आते आते कोरोना मरीजों की गिनती 27,500 का आंकड़ा पार कर गई। 2 जनवरी को आंकड़ा 33,750 था, 3 जनवरी को नए मरीजों की गिनती 37 के पार थी, लेकिन 4 जनवरी को कोरोना की सुनामी आ गई और केसेस 58,000 को पार कर गए। कोविड-19 जो थर्ड वेव हमें अफेक्ट कर रही है, अभी स्प्रिंग थर्ड वेव जो हमें केसेस बॉदर कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से हैं। देश के साथ साथ राजधानियों में भी कोरोना का कहर बरपा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की गिनती दिन दुनी रात चौगनी हो रही है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हालात चिंताजनक है। दोनों शहरों में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और तमाम सख्ती और सावधानियां मिलकर भी वायरस का सामना नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में हुए तेजी के बाद केजरीवाल सरकार को वीकेंड कर्फ्यू तक का ऐलान करना पड़ा। खुद सीएम केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल्ली में हड़कंप है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर नजर डाले तो 31 दिसंबर 2021 को 1796 कोरोना केसेस, ओमिक्रॉन के 31 मामले। 1 जनवरी 2022 2,716 कोरोना केसेस, ओमिक्रॉन के 0 मामले। 2 जनवरी 2022 3,194 कोरोना केसेस, ओमिक्रॉन के 0 मामले। 3 जनवरी 2022 4,099 केसेस, जिनमें से ओमिक्रॉन के मामले 31 थे। 4 जनवरी 2022 5,481 कोरोना केसेस और ओमिक्रॉन के मामले 82। साल 2021 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को कोरोना के मरीजों की संख्या 1,796 थी और ओमिक्रॉन के मामले 31 थे। नए साल के शुरुआत में कोरोना के मामले डबल तेजी से बढ़े, लेकिन 3 और 4 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के मामले के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में भी जबरदस्त तेजी आई। 3 जनवरी को कोरोना के मामले 4,000 को पार कर गए और 4 जनवरी के मामले 5,500 के करीब थे और ओमिक्रॉन के मामले 80 के पार। दिल्ली के हालातों पर खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में कोरोना के मामले 10,000 को पार कर जाएंगे। कि कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है, पहले के मुकाबले में लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे। दिल्ली के अंदर 100% की हो रही थी जी, जीनोम सीक्वेंसिंग 100% की हो रही थी और उसका मकसद कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता उससे। ट्रीटमेंट कोरोना का वही है, डेल्टा का भी, ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी, सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज थी देखने के लिए कि क्या देश में ओमिक्रॉन भी आया है या नहीं आया है।
अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन देश में आ चुका है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। अब कितने फीसदी मामलों की करोड़ी है? अभी डेली कहते 300-400 की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि देखो क्योंकि होने में भी 1 हफ्ता लगता है, 4-5 दिन 1 हफ्ता लग जाता है, ताकि 4 गुने बेड्स हो जाए। जैसे जीटीबी हॉस्पिटल है, 650 बेड उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हुए कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट तो 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का हाल भी कोरोना की तीसरी लहर में बेहाल है। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार डबल से भी ज्यादा हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर नजर डाले तो 31 दिसंबर 2021 कोरोना के 8,067 केस, ओमिक्रॉन के 4 मामले। 1 जनवरी 2022 9,170 कोरोना केस, ओमिक्रॉन के 6 मामले। 2 जनवरी 2022 11,877 कोरोना केस, ओमिक्रॉन के 50 मामले। 3 जनवरी 2022 12,191 कोरोना केस, ओमिक्रॉन के 58 मामले। 4 जनवरी 2022 18,466 कोरोना केस, ओमिक्रॉन के 85 मामले। साल के आखिरी दिन महाराष्ट्र में कोरोना रफ्तार 8,000 के पार थी और ओमिक्रॉन के मामले 4 तक पहुंचे थे। लेकिन दिन बीतते बीतते कोरोना के मामलों ने भी रफ्तार पकड़ी और ओमिक्रॉन के मामले भी 4 से 6 और फिर 50, 58 और 85 तक पहुंच गए। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी सख्त नियमों और सावधानियों को अपनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली और मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे जिस बड़ी वजह को जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आर वैल्यू। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली मुंबई की आर वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई है। महामारी की शुरुआत के बाद ये पहली बार हो रहा है जब इन 2 महानगरों की आर वैल्यू 2 से ज्यादा हुई है। साथ ही देश में कई महीनों तक 1 से कम रही आर वैल्यू अब बढ़कर 1.22 हो गई है। आर वैल्यू का ज्यादा होना इस बात का संकेत है कि कोरोना केसेस अब बढ़ने लगे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस में गिरावट शुरू होने के लिए आर वैल्यू का 1 से कम होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा होना हमारे लिए चिंता की बात है। कोविड-19 वायरस हमारे देश में मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, बॉम्बे में फैल रहा है और आर वैल्यू दिखाती है कि नियरली 2 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है पता करने के लिए कि कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी एक आदमी दूसरे आदमी को फैलाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।